ये है भारत का इतिहास कहानियों में। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारी बुनियाद की, हमारे भारत के बनने की। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ना गांव थे ना शहर, सिर्फ जंगल और इंसान। लिखने के लिए कागज नहीं था, फिर भी कहानियां थीं। वो पत्थरों पर, गुफाओं में और लोगों की यादों में जिंदा थीं। चलिए उसी दौर में उतरते हैं। देखिए, इतिहास कोई रटने वाली चीज नहीं है, ये तो एक तरह की जासूसी है जिसमें हम कब, कहां और कैसे जैसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और हमारे सुराग हैं इतिहास के स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे हाथ से लिखी पुरानी किताबें जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, पत्थरों पर खुदी बातें यानी इंस्क्रिप्शंस, और जमीन के नीचे दबे हुए शहर जिन्हें आर्कियोलॉजी बाहर लाती है। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम अतीत की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। शिकार से लेकर पहले शहरों तक का ये सफर वाकई कमाल का है। हमारी कहानी शुरू होती है पाषाण काल यानी स्टोन एज से। उस जमाने में इंसान किसान नहीं था, वो एक हंटर गैदरर था, मतलब शिकारी और संग्राहक। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, सर्वाइवल। हर दिन शिकार की तलाश, खाने के लिए फल फूल इकट्ठा करना और रात में गुफाओं में पनाह लेना। ये एक ऐसा समाज था जहां हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर आती थी। और फिर इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। उसने जमीन में बीज बोना सीख लिया। ये थी खेती की क्रांति। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं था, वो खाना उगाने वाला बन गया। साथ ही जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? अब उसे भटकने की जरूरत नहीं थी। लोग एक जगह बसने लगे, छोटे छोटे गांव बने, और जब खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा तो आबादी भी बढ़ी। यहीं से सही मायनों में सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। और इन्हीं गांवों से कहानी आगे बढ़ी और हम पहुंचे भारत की पहली शहरी सभ्यता तक। ये थी मशहूर हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर सिर्फ शहर नहीं थे, वो आज की तरह प्लान्ड सिटीज थे। सोचिए, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती सीधी सड़कें, पक्की ईंटों से बने मजबूत घर, और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी नालियों की बेहतरीन व्यवस्था। आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता जो साफ सफाई को इतनी अहमियत देती थी, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अब समाज बड़ा हो रहा था और इसके साथ ही जन्म ले रहे थे नए विचार, नए राज्य और बड़े बड़े साम्राज्य। अब छोटे छोटे गांव मिलकर बड़े इलाके बनाने लगे। पहले बने जनपदाज, और फिर इनसे भी बड़े और ताकतवर राज्य उभरे जिन्हें कहा गया महाजनपदाज। अब भारत में राजा थे, उनकी अपनी सेनाएं थीं और राजकाज चलाने के लिए एक टैक्स सिस्टम भी था। समाज अब संगठित हो रहा था। इसी बदलाव के दौर में समाज में नए विचार भी पनप रहे थे। महात्मा बुद्ध और महावीर ने अहिंसा, दया और सत्य का रास्ता दिखाया, और इस तरह जन्म हुआ दो महान धर्मों का, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और इन्हीं महाजनपदों में से एक, मगध, इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया। और अब भारत ने देखा अपना पहला विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, यानी द मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन इसके सबसे महान शासक हुए सम्राट अशोक। कहते हैं कलिंग के युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक का दिल बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और अपनाया धम्म का मार्ग। ये अशोका का धम्मा क्या था? ये कोई धर्म नहीं, बल्कि शांति, दया और न्याय का एक नैतिक सिद्धांत था, जिसे उन्होंने युद्ध से नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य में पत्थरों पर लिखवाकर फैलाया। इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद अब हम उस दौर में आ गए हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा समय जब देश में शांति थी, व्यापार था और कमाल के आविष्कार हो रहे थे। ये वो दौर था जब भारत दुनिया से कटा हुआ नहीं था, बल्कि जुड़ा हुआ था। मशहूर रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक धड़कती हुई नस की तरह था जो भारत को रोम और चीन से जोड़ता था। इस रास्ते पे सिर्फ मसाले और रेशम ही नहीं, बल्कि नए विचार, कला और संस्कृतियां भी सफर करती थीं। और इसी दौर में भारत ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जिसके बिना आज का विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कुछ भी संभव नहीं था। वो तोहफा था शून्य, जी हां, जीरो का सिद्धांत। गुप्त काल
यानी गुप्ता पीरियड में गणित और विज्ञान ने कमाल की तरक्की की, कला और साहित्य अपने शिखर पर पहुंचे और राजनीतिक स्थिरता की वजह से देश में खूब समृद्धि आई। भारत सही मायनों में दुनिया के लिए ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गया था। एक बड़े साम्राज्य के बाद अब कहानी भारत के अलग अलग हिस्सों में पनप रहे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों की तरफ मुड़ती है। जैसे दक्षिण में चोल और पल्लव राजवंशों ने भव्य मंदिर बनवाए और एक मजबूत शासन व्यवस्था बनाई, तो वहीं उत्तर में राजपूतों ने अपनी वीरता और संस्कृति की एक अलग ही छाप छोड़ी। अब कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा दौर आया जिसने भारत की संस्कृति और वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत की सत्ता का केंद्र अब दिल्ली बन चुकी थी और यहाँ स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत यानी द दिल्ली सल्तनत की। सुल्तानों ने एक मजबूत केंद्रीय शासन बनाया, सेना में सुधार किए और यहीं से भारत में एक खूबसूरत मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। देखिए, ताकत सिर्फ तलवार से नहीं दिखाई जाती, कभी कभी वो शानदार इमारतों से भी झलकती है। कुतुब मीनार जैसी इमारतें सिर्फ कला का नमूना नहीं थीं, ये उस दौर की सत्ता और शक्ति का प्रतीक भी थीं। और दिल्ली सल्तनत के बाद भारत ने देखा अपना सबसे शानदार साम्राज्य, मुगल साम्राज्य यानी द मुगल एम्पायर। बाबर ने इसकी नींव रखी। अकबर ने अपनी सुलह एक कुल की नीति से सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश की और शाहजहां ने तो वास्तुकला को उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जिसका सबसे बड़ा सबूत है मोहब्बत की निशानी ताजमहल। तो यहीं पर प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बुनियाद पड़ी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली कहानी है बदलाव की, संघर्ष की और आजादी की। तो ये थी भारत की बुनियाद की कहानी, एक शिकारी का किसान बनना, छोटे कबीलों का विशाल साम्राज्यों में बदलना या फिर अलग अलग संस्कृतियों का आपस में घुल मिल जाना। अगर इस लंबे सफर का कोई एक मोड़ चुनना हो तो सबके लिए सबसे यादगार और अहम बदलाव कौन सा था? इस पर सोचिएगा जरूर।